कल आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए गए थे। कुछ लोगों ने किया भी है, कुछ लोगों ने सेंड किया भी है। ज़्यादा तो नहीं, बट 3 या 4 लोगों ने सेंड किया हुआ है। तो बताना चाहेंगे? दाई जी गेट बंद कर लीजिए। दाई जी। हाँ, तो कुछ लोगों ने सेंड भी किया था, कुछ लोगों ने सेंड नहीं किया। जिन्होंने सेंड किया उनमें से लगभग लगभग सबका सही था। हिमांशी बेटा, क्या कंफ्यूजन थी तुम्हें? है हिमांशी, ज्वाइन है? क्या कंफ्यूजन थी बेटा? पहले वाले क्वेश्चन में ही वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे 6.25 समथिंग करके आ रहा। तो तुम्हारा गलत है ना, जो तुमने लिखा 6 लिखा वो गलत है। हाँ, आप सही है। Q इज इक्वल्स टू एनी फॉर्मूला लगना था, ये तो पता ही था। Q इज इक्वल्स टू एनी फॉर्मूला लगना है। N इज इक्वल्स टू जो फाइंड करना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q अपॉन E करेंगे 1 अपॉन 1.6 into 10 to the power minus 19. It becomes 10 upon 16 into 10 to the power 19. इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100 into 10 to the power 18 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय 16 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। या तो इलेक्ट्रॉन इतने निकाल लो या तो इतने इलेक्ट्रॉन दे दो। अगर निकाल दोगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर दे दोगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा 1 कूलाम का। ठीक है बेटा? हाँ, मुझे मुझे समझ में आ रहा था कि यही गलती कर रहे हो। कंफ्यूजन, अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन भी मैंने दिया, कई लोगों ने लगाया भी है और एग्जांपल में किया हुआ था, तो देखा था, समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। देखा होगा आप लोगों ने। जिसने नहीं किया होगा वो देखा जरूर होगा मेरे ख्याल से। अगर देखा है तब तो ठीक है, नहीं देखा है तो समस्या है। जिसने अगर नहीं देखा है, नहीं लगाया और ना ही देखा है, तो उसके लिए प्रॉब्लम है बेटा, क्योंकि उसको फिर आगे चल करके धीरे धीरे चीजें स्किप होती जाएंगी, समझ में नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी ने वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा होगा। सभी ने देखा है? सभी ने? कोई ऐसा जिसने ना देखा हो? बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं अपनी कमी। चलो, जो किया आपने लिए किया, अच्छा किया। आकाश सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलो बेटा। अच्छा, नहीं देखा है तो बेटा देख लेना, चेक कर लो उसको। उसको देख लो। नहीं करोगे तो फिर ऐसे छूटता चला जाएगा ना सारी चीजें। इसीलिए होमवर्क किया जाता है कि होमवर्क करोगे घर पे, कम से कम कुछ तो पढ़ोगे। ऐसे नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। फिलहाल क्वेश्चन ये दिया गया था कि 1 कप ऑफ वाटर में कितने चार्ज होंगे, आपको ये फाइंड करना था। हाउ मेनी चार्जेस आर इन 1 कप ऑफ वाटर। तो 1 कप ऑफ वाटर में जनरली हम लोग कितना मान के चलते हैं, एक कप में 250 ग्राम के लगभग आता है। तो नॉर्मली हम 250 ग्राम लेकर के चलते हैं। तो मास मान लेते हैं कितना बेटा? मास हो गया आपका 250 ग्राम। मास हो गया 250 ग्राम। ठीक है? अब बात आती है मॉलिक्यूलर मास की। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 18 ग्राम। क्यों? क्योंकि वाटर में H2O, वाटर में क्या होता है बेटा? H2O। H के लिए 2, एटॉमिक मास इसका 2 होता है, तो 2 into 1, सॉरी 1 होता है, तो 2 एटम्स है इसलिए 2 into 1 हो गया, और इसका 16 होता है, तो टोटल हो गया 18 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 18 ग्राम हो गया।
अब क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये तो पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। 9th क्लास की केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मोल्स निकालना सिखाया जाता है। तो मास हो गया बेटा 250 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास हो गया 18 ग्राम। ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। हम ये जानते हैं कि एक नंबर ऑफ मोल्स में कितने एटम्स होते हैं या कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स, एटम्स नहीं। एक एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल, एक मोल में कितने होते हैं बेटा, 6.023 into 10⁻23। ठीक है, ये होता है 022 होता है। तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो कितने मोल्स में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कितने मोल्स, कितने मोल्स हैं 250 अपॉन 18 मोल्स आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 18 और मल्टीप्लाई भी आप करना पड़ता है, which is 6.022 into 10⁻23। हाँ, कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट में नहीं करना, मैं आपको तरीका समझा देता हूँ जिसको समझ में ना आया होगा वो उसको कैलकुलेट कर सकता है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो मेरे ख्याल से, मैं तरीका आपको समझा देता हूँ। ठीक है बेटा, तो ये हो गया क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। अब हाइड्रोजन या सॉरी H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक मॉलिक्यूल में बेटा 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। H2O, one molecule contains, one molecule contains 10 electrons। कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं, हमारे पास तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास तो ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये हो जाएंगे आपके 10 पावर बढ़ा दो 250 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 6.022 into 10 की पावर 24 हो गया। यहाँ पर 23 था, 10 से मल्टीप्लाई किया हो गया 24। ये तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आपको फाइंड करना था चार्जेस। Q is equal to N होता है, N की वैल्यू हो गई 250 अपॉन 18 into 6.022 into 10 to the power 24 और multiply by 1.6 into 10 to the power minus 19। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आंसर होगा आपका। नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया सभी का, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ ले लो ले लो। रफ कर रहे बेटा, ठीक है। आज नया टॉपिक पढ़ते हैं, आज बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये तो दो क्वेश्चंस थे कल के, जो कल दो क्वेश्चंस दिए गए थे। अब पढ़ते हैं आगे। तो कल कूलाम्स लॉ तक पढ़ा दिया गया था, आज कूलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़ना था हमें। आज कूलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़ना था। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे आज। तो वेक्टर फॉर्म में कूलाम्स लॉ पढ़ने का क्या फायदा है, तो वेक्टर लॉ कूलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कूलाम्स लॉ पढ़ने से फायदा क्या मिला, हमें दो चीजें जानकारी मिल गई। एक क्या जानकारी मिली कि जो ये फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है बिटवीन टू चार्जेस, ये क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये फायदा मिल गया, जानकारी मिल गई। और दूसरी चीज क्या मिली कि दीज आर सेंट्रल फोर्सेस,
पहली चीज तो ये पता चली कि ये ओबे करते हैं या फॉलो करते हैं, किसको, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो किया करता है। ये लॉ जो कूलम्ब्स लॉ है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को, मोशन के थर्ड लॉ को, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन को फॉलो करता है, वो भी करता है। पहली चीज ये पता चल गई। और दूसरी चीज ये पता चल गई कि ये जो फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये कैसे फोर्स होते हैं बेटा, ये सेंट्रल फोर्स होते हैं। ये दो चीज़ों की जानकारी हमें वेक्टर फॉर्म पढ़ने से मिल गई। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ने से ये दो जानकारियां हमें प्राप्त हो गई। ठीक है बेटा, तो इन्हीं दो जानकारियों को ध्यान में रखते हुए वेक्टर फॉर्म अब पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कि दो चार्जेस हमारे पास Q1 और Q2 है। मान लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है बेटा वो r है। दोनों r डिस्टेंस पर रखे गए हैं। दोनों Q1 और Q2 जो है वो r डिस्टेंस पर रखे गए हैं। और मान लेते हैं कि ये सेम चार्जेस हैं। सेम चार्जेस होने का मतलब या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों पॉजिटिव होंगे। अब क्या होगा, क्या लगेगा, सिमिलर चार्जेस है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर सिमिलर चार्जेस है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा और ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा। पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा और दूसरा चार्ज पहले चार्ज पर फोर्स लगाएगा। डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स। तो बेटा जब ये फोर्स लगाएगा इस पर, तो ये फेंकेगा बाहर की तरफ किस डायरेक्शन में, तो इसको हम लिखते हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी Q2 के कारण से Q1 पर, सॉरी Q2 पर फोर्स Q1 के कारण से। इसी तरीके से ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और ये कितना फोर्स लगाएगा, इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं F ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q1 की वजह से, सॉरी Q2 की वजह से Q1 पर लगने वाला फोर्स। और ये क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। और ये क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये समझ में आया बेटा सभी को? अब देखो ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, तो इसके डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। फिर ये इस पर एक फोर्स लगा रहा है, तो इसके अलावा हमें एक यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन को बताता है कि फोर्स किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन पे लग रहा है। तो बेटा इस डायरेक्शन से, यहाँ से Q1 से Q2 की तरफ एक फोर्स लगेगा, जिसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी, जिसका पोजीशन वेक्टर होगा या जिसका डायरेक्शन वेक्टर होगा, क्या होगा बेटा, R12 क्योंकि R से 1 से 2 की तरफ, R एक डिस्टेंस है, डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर भी लगाएंगे, किस डायरेक्शन में है, 1 से 2 की तरफ, और इससे इसकी तरफ जाएगा तो एक यूनिट वेक्टर लगेगा क्या, R21, 2 से 1 की तरफ फोर्स लगने वाला किस डायरेक्शन में है, 2 से 1 की तरफ। इस चीज को अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, समझ लीजिएगा, याद रखिएगा कि यहाँ पर R12, R2, F21, F12, R12 क्या लिखा हुआ है, ये समझ में आ गया तो फिर मैं आगे समझाऊं। चलिए वेक्टर फॉर्म में फोर्स लिखते हैं। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 बेटा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q2 पर लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जाहिर सी बात है ये वेक्टर लिखा है बेटा, तो इसके साथ में एक यूनिट वेक्टर आना जरूरी है। तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा R12। जो यूनिट वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, Q1 से Q2 की तरफ, क्योंकि फोर्स किस पर लग रहा है, Q2 पर फोर्स लग रहा है। Q2 पर लगने वाला फोर्स Q1 की वजह से, तो हम किस पर डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे Q1 से Q2 की तरफ, क्योंकि फोर्स लग रहा है Q1 से Q2 पर, तो हम फोर्स को लिखेंगे, तो हम जो फोर्स लिखेंगे डायरेक्शन उसी के अलोंग रखेंगे। ठीक है बेटा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर,
और यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं, जब आप 11th क्लास में मैंने वेक्टर पढ़ाया था आपको, तो वेक्टर में ये बताया गया था कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए कैर, ये बताया गया था बेटा सभी को। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए वेक्टर ए कैर। तो अगर हम ए कैर की वैल्यू निकालना चाहें तो ए कैर की वैल्यू क्या आएगी, वेक्टर ए अपॉन ए। मॉड ए लिखो या सिंपल ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो r12 को हम क्या लिख सकते हैं, r12 कैर लगा है, इसको क्या लिखेंगे, r12 का वेक्टर और डिवाइडेड बाय r। ये फॉर्मूला मिल जाएगा हमें, f21 का फॉर्मूला मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r क्यूब और r12 वेक्टर। बेटा ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ का। ये F21 था और हम F12 भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से। सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r क्यूब, और यहाँ पर डायरेक्शन किसकी रहेगी, वेक्टर क्या रहेगा बेटा, r21 वेक्टर। इसमें लिख सकते हैं सिमिलरली। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा, ये वेक्टर लॉ है, वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ का, और ये पूछा जाता है पेपर में, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट काफ़ी है, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया। आगे से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिए, और अगर समझ में आ गया हो तो बता दीजिए, तो मैं इरेज करके फिर आगे बढ़ाऊँ। सभी को बेटा, सभी को आ गया है, चलो बढ़िया। भूलना नहीं बेटा, इसको याद रखना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपके काफ़ी कई बार आया हुआ है, इसलिए इसको याद रखिएगा अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? कल हम लोगों ने बात की थी बेटा एक चीज, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब मैंने समझाया था कि कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, या कितना एक्वायर कर सकता है, कितना फोर्स एक्वायर कर सकता है कोई मीडियम, या अभी तो एयर की बात करते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात करते हैं तो एयर हो सकता है या फिर वैक्यूम हो सकता है। तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड की थी। बट अगर ये एयर ना हो करके कोई अलग मीडियम आ जाए, मतलब उन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई भी दो चार्जेस उसके बीच में एयर ना हो, उसके बीच में कोई मीडियम आ जाए, अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो क्या उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कोई वेरिएशन आएगा, क्या कोई चेंज आएगा। तो बस यही आप हमें पढ़ना है, जिसे अगला टॉपिक हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बताया मैंने कि जब अगर दो चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, तो दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है ये डिपेंड किस पर करता है, उन दो चार्जेस के बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है, उन दो चार्जेस के बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। तो मीडियम जो होगा, मीडियम की परमिटिविटी क्या है, मीडियम कितना परमिट कर रहा है कि आप एक दूसरे के बीच में फोर्स लगा लीजिए, आप एक दूसरे पर फोर्स लगा लीजिए, ये मीडियम परमिट करेगा, मीडियम के मॉलिक्यूल्स परमिट करेंगे। तो मीडियम के मॉलिक्यूल्स किस रेट से परमिट कर रहे हैं, कितना परमिट कर रहे हैं, इसी को बोलेंगे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, जिसे हम कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। या फिर आप जब एयर की बात करते हैं, तो जब कल में हमने समझा था एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 6.6 सॉरी 8.85 जब ये लिखा गया था, तो ये क्या था बेटा, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कह सकते हैं, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कह सकते हैं। और जब यहाँ पर एयर की जगह पर या वैक्यूम की जगह पर कोई मीडियम आ जाए, तो उसको हम कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। और अगर किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी को वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी से कंपेयर किया जाएगा, अगर किसी वैक्यूम को किसी मीडियम की परमिटिविटी को
किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को अगर हम कंपेयर करेंगे किसके, एयर के या वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ, तो उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम कहेंगे। उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी ER से शो कर सकते हो। ER क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये हो गया बेटा ER यानी रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसी रिलेटिव परमिटिविटी को ही क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसी टर्म को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। मेरे ख्याल से इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, मैं वही समझाने वाला था, मैं वही समझाने वाला हूँ बेटा, वही समझाने वाला हूँ, अब वही समझाने वाला था। चलो देखो यहाँ पर ये क्या लिखा बेटा, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं हम। एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं कि नहीं। तो चलो फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा वाला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर पढ़ा बेटा। ये कूलॉम्स लॉ होता भी है। अगर मैं कहूं कि ये मीडियम, ये जो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच में एक मीडियम एयर है, तब ये फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि दो चार्जेस रखे हैं, ये चार्जेस Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और इनके बीच में एक दूसरा मीडियम भरा हुआ है, मतलब एयर के अलावा वाटर हो सकता है, कैरोसिन हो सकता है, कुछ भी, कोई भी मीडियम भरा हो, कोई भी मीडियम भरा हो, तब क्या यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, उस मीडियम की परमिटिविटी लिखनी पड़ेगी। वहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, उस मीडियम की परमिटिविटी लिखनी पड़ेगी। तो हमारा इक्वेशन बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा, एप्सिलॉन रहेगा, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम की परमिटिविटी रहेगी, और Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर जो रहेगा। और अभी हमने देखा कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है के एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए यहाँ पर एप्सिलॉन आप लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब बोलो बेटा यहाँ से समझ में आया। दिवांशी बेटा अब बताओ, नहीं आया क्या, आ गया ना, क्यों यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के क्यों लगा है, ये समझ में आ गया। अच्छा बढ़िया, समझ में आना चाहिए बस। बेटा वो रेशियो को कैसे नोट किया गया ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये, इट इज नोन एज, किसकी बात है, नहीं बेटा वो के, हम ये कैपिटल के है, वहां पर स्मॉल के था, वो स्मॉल के है, और यहाँ पर कैपिटल के है, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहेंगे। वहां पर जो फॉर्मूला लग रहा था के, वो स्मॉल के से रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्मॉल के वहां पर कहलाता है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जबकि कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है।
डोंट बी कंफ्यूज बेटा। आया बेटा, समझ में आ गया हिमांशी? कंफ्यूज नहीं होना है। इरेज करें इसको, रफ करें। कहां पर है नॉट बेटा? नहीं एफ नॉट नहीं, यहाँ पर तो एफ है, फॉर्मूला है, कुछ भी लिख सकते हो। रिप्रेजेंट करना था मुझे, मैंने रिप्रेजेंट किसी से भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा देखो, थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इनमें क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस होता है, कितना डिफरेंस होता है, कितना अंतर आ सकता है। चलिए थोड़ा सा इसको कंसीडर करते हैं। तो हम ले रहे हैं, हम कंपेयर करेंगे किसके किसके बीच में। हम कंपेयर करेंगे दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, हम कंपेयर करेंगे एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में, हम कंपेयर कर सकते हैं एक प्रोटॉन दो प्रोटॉन्स के बीच में। तो तीन कंडीशन मिलेगी बेटा। तीन कंडीशन में हम तीनों को चेक करेंगे कि इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स और इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो हमारे पास तीन कंडीशन बनती है। एक तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की कंडीशन आ जाती है, दूसरी कंडीशन आती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, और तीसरी कंडीशन हमारे पास आती है प्रोटॉन प्रोटॉन। ये तीन कंडीशन है बेटा हमारे पास। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कंडीशन है, और प्रोटॉन प्रोटॉन की कंडीशन। अब हम चेक करेंगे कि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या डिफरेंस होता है, कितना अंतर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में और कितना अंतर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स में। ठीक है बेटा? तो चलिए, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला मैं एफ जी से लिख रहा हूं। एफ मतलब फोर्स हो गया और जी मतलब ग्रेविटेशनल हो गया। फॉर्मूला जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो जी की वैल्यू 6.67 into 10 to the power -11। m1 की वैल्यू होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 9.1 into 10 to the power -21 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय दैट। मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ बेटा, मैं नहीं पढ़ा सकता।